यह कहानी आधारित है एक ऐसी सच्ची घटना पर जिसे सुनकर इस पूरे देश की रूह कांप गई थी, जो हमें सिखाती है कि प्यार जितना अच्छा होता है उतना ही खौफनाक भी हो सकता है। यह कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, रोहतक के छोटे से शहर में। सौरभ, और कब तक हमें ऐसे ही मिलते रहना पड़ेगा? हमारे प्यार को 5 साल हो चुके हैं, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस बारे में कुछ करो। अरे आज तुम्हें अचानक क्या हुआ? लगता है आज मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। मजाक मत करो सौरभ, मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। अब हमें दोनों को साथ रहना चाहिए, और कितने सालों तक हम ऐसे ही छुप छुप कर प्यार करेंगे? हाँ, पर वह सब तो ठीक है, लेकिन मुस्कान, मुझसे जो शादी करोगी, मैं तो अभी कोई काम भी नहीं करता हूँ। तुम्हें खिलाऊंगा क्या शादी के बाद? इसलिए कुछ सालों तक और रुक जाओ जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता, और उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम हर बार कोई न कोई बहाना बनाते हो। मुझे तो लगता है कि तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, किसी और पर दिल आ गया है तुम्हारा। अरे नहीं नहीं पगली, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस जिंदगी में तुम्हारे सिवा और किसी के ऊपर अपना दिल दे दूं। तू ही मेरी दुनिया है। बस बस, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब चलो, वरना तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी। चलो। और इसके बाद वे दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। और ऐसे ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। और अब सौरभ और मुस्कान दोनों ही बड़े हो चुके हैं और कॉलेज भी पास कर चुके हैं। कुछ भी कहो मुस्कान, तुम दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। जी करता है तुम्हें हमेशा ऐसे ही निहारता रहूं। बस बस, अब ज्यादा अभिनय करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच में इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जी करता है कि सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही निहारता रहूं। अब बहुत हो गया, यह सब छोड़ो। चलो, हम कहीं पर चलकर कॉफी पीते हैं। ठीक है, चलो। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सौरभ और मुस्कान के बीच का प्यार और ज्यादा गहरा हो चुका है। अब वे दोनों अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक दिन सौरभ के घर पर उसका मामा आता है जो लंदन में रहते हैं। तो सौरभ, और बताओ, अब तो तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हो गया है। अब क्या करने की सोच रहे हो तुम? वैसे तो कुछ अभी ठीक नहीं किया, देखते हैं, अगर कोई अच्छी सी जॉब मिलती है तो उसमें ही काम करूंगा। यह तो अच्छी बात है। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। हमारी कंपनी को फिलहाल कुछ कर्मचारियों की जरूरत है। यह सुनते ही सौरभ और उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मम्मी बोलती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है अगर सौरभ यह काम कर सके, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई भी दूसरे देश में जाकर कभी नौकरी नहीं किया, और खास करके लंदन जैसे बड़े शहर में। मेरे ख्याल से सौरभ को वहाँ पर जाना चाहिए। हाँ, पर सौरभ से भी तो पूछ लो कि वह काम करना चाहता है या नहीं, तभी तो मैं अपने ऑफिस में बात करूंगा। सौरभ मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और अपने मामा से बोलता है, हाँ मामा, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। वैसे भी यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, इसलिए इससे अच्छा लंदन में ही जाकर मैं काम करूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कंपनी में जाकर बात करता हूँ और मंजूरी मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर लेना और लंदन आ जाना। मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप कर लूंगा। जी मामा। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे।
नहीं नहीं, अगर तुम दूर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अरे पगली, ये तो हम दोनों के भलाई के लिए ही है। मैं अगर बाहर जाकर जॉब करूं तो तुम्हारे घर से हम दोनों के प्यार के लिए मंजूरी मिलना और आसान हो जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। हाँ, पर तब मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी अकेले? मुश्किल तो मुझे भी होगी, लेकिन ये दूरियां हमें और पास ले आएंगी। तब तुम कब तक आओगे वहाँ से वापस? पता नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मैं वहां पर सब कुछ संभाल लूंगा वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और वहाँ पर जाकर मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं बाबा, मेरी कोई मजाल है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो फिर ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे मुस्कान, तुम अपना ध्यान रखना। और इसके कुछ दिनों बाद ही सौरभ के मामा ने उसको कॉल करके मंजूरी दे दी और सौरभ भी अपने सामान पैक करने में जुट गया। और फिर अगली ही रात को वह लंदन के लिए निकल गया। और ऐसे ही दिन भी बीतते गए। सौरभ को गए हुए 9 महीने हो चुके हैं। सौरभ, 9 महीने हो चुके हैं पर तुम्हारे आने का कोई पता नहीं है। तुम कब आओगे सौरभ? मैं और रह नहीं पा रही हूँ तुम्हारे बिना। मुस्कान, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम का प्रेशर है, इसलिए मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास नहीं आए तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। और यह सुनते ही सौरभ के मन में मानो तूफान सा चलने लगा और वह मुस्कान से बोला, अरे ये क्या कह रही हो मुस्कान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तो फिर जल्दी से मेरे पास आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन मेरा काम का क्या होगा तब? वह सब मुझे नहीं पता, या तो तुम अपने काम को देखो या तो मुझे। और यह सुनते ही सौरभ पिघल गया और काम छोड़कर अपने घर रोहतक में लौट आया। और यहाँ पर आते ही मुस्कान और सौरभ ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर उनकी मुश्किलें तो बस शुरू ही होने वाली थी। सौरभ और मुस्कान ने अपनी शादी की बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए शादी के बाद वे सीधे सौरभ के घर उसके मम्मी पापा के पास जाने लगे। माँ, मैंने और मुस्कान ने मिलकर शादी कर ली है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? तूने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। अब हम इस पूरे समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? अब तो हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। और तभी सौरभ के पापा आ जाते हैं। अरे यह क्या किया तूने नालायक? क्या गलती रह गई थी हमारे शिक्षण में जो तूने आज ऐसा काम कर दिया? मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा एक बेटा पैदा किया है। लेकिन पापा, मेरी बात तो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तू निकल जा मेरे घर से। आज से मैं सोचूंगा कि मेरा बेटा मर गया है और तू भी सोचना कि तेरा बाप मर गया है। अब चला जा मेरी नजरों के सामने से। और फिर सौरभ के पापा उसकी कोई भी बात सुने बगैर मुस्कान और सौरभ को घर से निकाल देते हैं। और फिर वे दोनों मिलकर मुस्कान के घर पर जाने लगते हैं। यह तूने क्या कर दिया करमजली? तूने तो हमारे पूरे समाज के सामने नाक कटवा दी। अब तेरी वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से और दोबारा मेरे घर की दहलीज पर अपना पैर मत रखना। आज से मैं सोचूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। निकल जाओ। और मुस्कान के घर से भी उन लोगों को निकाल दिया जाता है। और फिर देखो मुस्कान, मैंने तो पहले ही बोला था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए,
लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और आज हम दोनों के ही घर वालों ने, हमारे अपने माँ बाप ने हमें अपने घर से निकाल दिया और हमें अपनाने से मना कर दिया। छोड़ो ना सौरभ, अब क्या किया जा सकता है। अब हम दोनों जब एक साथ हैं तब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्यार किया तो डरना कैसा। सौरभ भी मुस्कान के साथ सहमति दिखाता है और बोलता है, ठीक है, चलो अब क्या किया जा सकता है। फिलहाल के लिए हम दोनों को एक भाड़े के घर पर रहना पड़ेगा। मेरे पास कुछ पैसे अब भी हैं, जिससे कुछ महीनों तक हमारा चल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा वह पता नहीं। छोड़ो ना, बात का बाद में देखेंगे। अभी तो हम दोनों खुलकर जी लेते हैं, बाद में क्या होगा वह देखा जाएगा। और इसके बाद वे दोनों एक छोटे से घर पर भाड़े पर रहने लगते हैं। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। और अब सौरभ रोहतक के ही इस छोटे से कंपनी में नौकरी करने लगता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों का घर चल जाता है। और ऐसे ही देखते एक साल गुजर जाते हैं। और अब सौरभ और मुस्कान के घर पर एक नन्ही सी परी का जन्म होता है। मुस्कान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है जो तुमने मुझे दिया। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे कि मैं तुम्हारे और अपने इस नन्ही गुड़िया के लिए एक अच्छी जिंदगी बना पाऊं। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सौरभ और मुस्कान की नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन सौरभ के मन में एक बात हमेशा अटकती ही रहती है। वह जो काम करता है और उससे जो कमाता है वह उनके परिवार के लिए काफी नहीं है। लेकिन सौरभ फिर भी हार नहीं मानता है। वह मन लगाकर अपने काम में जुटा रहता है। और ऐसे ही एक दिन सौरभ के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आ रही हूँ। जी बताइए, आप कौन? क्या सौरभ घर पर है? क्या हुआ? कौन आया है? पता नहीं जी, कोई आया है जो आपको ढूंढ रहा है। अरे मामा जी, आप आए हैं? आइए, अंदर आइए। मुस्कान, ये मेरे मामा हैं, इनको अंदर लेकर आओ। और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है सब? तुमने तो हम सबको बिना बताए ही शादी कर ली, इसलिए सोचा तुमने तो बुलाया नहीं, हम खुद ही चले आते हैं। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद मैं और मुस्कान गए थे सबसे मिलने के लिए, लेकिन कोई भी हमें स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम दोनों को अलग से अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आखिर कोई तो मेरे घर से आया मुझसे मिलने के लिए, वरना सब लोग तो हमें छोड़ ही चुके थे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, कोई तुम्हें नहीं भूला है, बस तुमसे जरा सा नाराज है। वह सब छोड़ो बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है वह बताओ। काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन पुख्ता कुछ खास हो नहीं रहा है। फिलहाल मुझे अभी एक अच्छी नौकरी की जरूरत है। क्या तुम फिर से लंदन में जाकर काम करना चाहोगे? तो मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो वह काम छोड़कर आ गए थे, लेकिन तुम्हारा काम हमारे बॉस को बहुत अच्छा लगा था। इसलिए अगर तुम चाहो तो फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। सौरभ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी इस नौकरी की, उसकी छोटी सी गुड़िया और मुस्कान की अच्छी जिंदगी के लिए। उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे तुरंत ही हाँ बोल देता है। हाँ मामा, अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे अभी इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, रविवार की फ्लाइट पकड़कर लंदन में आ जाओ। फिर वहां पर मैं तुम्हें कंपनी फिर से ज्वाइन करने का एक लेटर दूंगा,
जो तुम्हें वहां जाकर देना है, और शायद बुधवार से तुम फिर से काम में जुड़ सकते हो। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं चलता हूं। अपना ध्यान रखना और सावधानी से आ जाना। आपका बहुत शुक्रिया मामा। तुम्हारे बिना रहना तो मुश्किल है, लेकिन ये हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं यह मुश्किल उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सौरभ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। शुक्रिया मुस्कान, मुझे समझने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बेटी को एक खुशहाल जिंदगी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। और उसके बाद सौरभ फिर से लंदन की ओर चला जाता है और वहां पर जाकर खूब मेहनत करता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सौरभ अपने काम पर पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन वह परी इतने समय तक मुस्कान अकेले रहने की वजह से अक्सर ही किसी के साथ होने की मांग करती है। एक दिन ऐसे ही मुस्कान किसी काम से बाजार की ओर जा रही थी कि तब अरे साहिल, इतने दिनों बाद। अरे मुस्कान, तुम हो? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। अरे तो इसमें क्या नई बात है, समय के साथ साथ सभी को बदलना पड़ता है। अब वह सब छोड़ो, बताओ तुम कैसे हो? शादी विवाह किया या नहीं? अरे नहीं यार, क्या शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही जिससे शादी कर सकूं, इसीलिए अभी तक कुंवारा हूं। लेकिन कुछ भी कहो, तुम तो आज भी वैसी ही खूबसूरत हो। अरे तुम भी ना साहिल, अभी भी वैसे ही हो, थोड़े से भी नहीं बदले। चलो छोड़ो, मेरा घर पास में ही है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर बात करेंगे। और फिर मुस्कान साहिल को अपने घर ले जाती है और इसके बाद से साहिल का घर पर आना जाना लगा ही रहता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में दोस्ती और ज्यादा गहरा हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीनों तक साथ में रहने की वजह से उन दोनों की दोस्ती अब शारीरिक संबंध की ओर मोड़ ले चुकी थी। साहिल एक हवसी और नशेड़ी लड़का था, इसलिए वह अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यह सब मुस्कान को पता होने के बावजूद वह साहिल के प्यार में अंधी हो जाती है और भूल ही जाती है कि इस दुनिया में कोई और भी उसका इंतजार कर रहा है, उसके लिए अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहा है। इतने दिनों तक साहिल के साथ रहने की वजह से अब मुस्कान भी नशे में चूर हो चुकी थी। साहिल को इतने बार घर में आते जाते देख मकान मालिक को शक होता है और वह सौरभ को फोन करके सब बता देता है। अरे मुस्कान, ये मकान मालिक जी क्या कह रहे हैं? कोई लड़का हमारे घर पर आ जा रहा है। कौन है वह? अरे कोई नहीं सौरभ, असल में ऑनलाइन डिलीवरी करते समय कभी कभी वह डिलीवरी बॉय रात को भी आता जाता रहता है। और साहिल मेरा बचपन का दोस्त है। तुम लंदन से वापस आओ, तुमसे भी मिलवाऊंगी उसे। तो ऐसी बात है, मगर मकान मालिक ने तो मुझे कुछ और ही कहा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मुझे माफ कर दो, मुझे गलत मत समझो मुस्कान। अरे सौरभ, लोगों का तो काम ही होता है जलना। असल में तुम इतनी अच्छी नौकरी करते हो, लंदन में रहते हो, यही देखकर बहुत लोगों को जलन होती है हमसे। इसलिए तुम यह सब पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। क्या हुआ मुस्कान? और होना क्या है वही सौरभ, अभी हमारे गले का कांटा बनकर बैठा है। तो इस कांटे को गले में क्यों फंसा कर रखना? उखाड़ दो अपने गले से। मतलब यही कि अगर हम दोनों को एक होना है तो पहले इस सौरभ का कुछ करना पड़ेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि सौरभ को मारते? बिल्कुल। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर हमें साथ रहना ही है तो पहले इस सौरभ को खत्म करना पड़ेगा। बहुत झेल लिया इसे,
अब हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे मुस्कान, मुझे आखिर छुट्टी मिल गई है यहाँ से। तो मैं अगले हफ्ते ही घर आ रहा हूँ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें और मेरी नन्ही गुड़िया को। और इस बार हम दोनों मिलकर मेरी बेटी का 6वां जन्मदिन मनाएंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से। और यह सुनते ही मुस्कान के मन में एक खौफनाक सोच आती है, जो सोच शायद ही कोई पत्नी सोच सकती है। यह तो बहुत अच्छी बात है सौरभ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर खूब धूमधाम से अपने बेटी का 6वां जन्मदिन मनाएंगे। आखिरकार वह समय आ गया है जब हम दोनों पूरी तरह से एक हो सकते हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। हाँ साहिल, तुमने सही कहा। अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ इस सौरभ से। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो साहिल, लेकिन उससे पहले हमें इस सौरभ का कुछ करना पड़ेगा। मुस्कान साहिल के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने का एक प्लान भी तैयार कर लिया। और इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें वे पहले सौरभ को बेहोश करेंगे नींद की दवा देकर, और उसके बाद उसके टुकड़े करके एक ड्रम में डाल देंगे। इसलिए साहिल बाजार से जाकर नींद की दवा और मुस्कान एक नीला ड्रम और कसाई की छुरी लेकर आते हैं। और इसके बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब सौरभ अपने घर लौट के आ चुका था। अरे आप आ गए। हाँ, तो क्या तुम खुश नहीं हो मेरे आने से? अरे आप भी ना, हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। अंदर आइए। अरे सौरभ, तुम तो लंदन में रहकर और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हें देखकर तुम मुझे दोबारा से तुमसे प्यार हो गया। लगता है तुम यहाँ पर मेरे बिना रह के बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो, इसीलिए आज ऐसी बातें कर रहे हो। पर कुछ भी कहो मुस्कान, मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। मैं भी सौरभ तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जब मेरे पास नहीं रहते तो मैं बहुत ही अकेला महसूस करती हूँ, पर अब जब तुम आ गए हो तब तुम्हें जी भर के प्यार करोगी। मुस्कान ने बहुत ही चालाकी से सौरभ के साथ प्यारी बातें करके पूरा दिन गुजार दिया, ताकि उसे कुछ शक न हो। और फिर शाम को सौरभ खाना खाने आता है, तब मुस्कान उसे खाने में नींद की दवा मिला देती है। यह लीजिए आपका खाना। हाँ, पर तुम नहीं खाओगी? नहीं, पहले आप खाइए, फिर मैं खा लूंगी। और इसके बाद सौरभ वह खाना खा लेता है, यह जाने बगैर कि यह खाना उसकी जिंदगी का आखिरी निवाला होगा। और सौरभ वह खाना खाते ही बेहोश हो जाता है। हेलो साहिल, जल्दी आ जाओ, ये सो चुका है। अब आखिरकार हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मुस्कान, ये लो छुरी और अपना काम कर दो। और इसके बाद मुस्कान ने वह छुरी लिया और सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए, बिना ये एक बार भी सोचे कि इसी लड़के ने उसके लिए अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया था, पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली थी। और मुस्कान इतनी ही अंधी हो चुकी थी कि उसे एक बार भी अपने छोटे से बच्चे का भी ख्याल नहीं आया, और वह बेरहमी से बिना हाथ कांपाए सौरभ के टुकड़े करती रही। फिर सौरभ के टुकड़े करने के बाद साहिल और मुस्कान मिलकर वह सब टुकड़े उस नीले ड्रम में फेंक देते हैं और ऊपर से सीमेंट की एक परत चढ़ा देते हैं। प्यार किया तो डरना क्या। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन अब मैं बहुत ही थक चुका हूं। चलो
हम कहीं घूम के आते हैं। वैसे भी अब एक जब हो ही गए हैं तो हनीमून मना कर आते हैं कहीं जाकर। हाँ, तुमने सही कहा। मैं भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। चलो, हम अपनी जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। हाथ से हम दोनों एक हो चुके हैं। और इसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरभ के आखिरी जाम को अलग से कमरे में छुपा के रखा और छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल चले गए। और वहां जाकर वे दोनों ने मिलकर खूब मजे किए। पर जब मुस्कान वापस आई, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और इस गुनाह के चलते वह मन ही मन तड़पने लगी। इसलिए अपने मन को थोड़ा हल्का करने के लिए वह यह सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताने के लिए चली जाती है। बेटी, क्या हुआ है ऐसा? इसीलिए तुम इतनी बेचैन हो? क्या बताना चाहती हो हमें ऐसा? वह पापा, असल में मेरा मतलब, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझसे सौरभ का कत्ल हो गया है। और यह सुनते ही मुस्कान के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी मुस्कान ने एक आदमी का कत्ल कर दिया है। क्या तूने ऐसा किया जिसने तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, जिसने तेरे लिए अपना सारा सपना छोड़ दिया? उसे तूने मौत के घाट उतार दिया। तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया उसके प्यार के बारे में, और यहाँ तक कि तूने अपनी इस छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ पापा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? कभी नहीं। तुझे माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। और मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करके सब बताता हूँ। और मैं चाहूंगा कि तेरी फांसी हो। मैं जीते जी तेरा यह जिंदा चेहरा और देख नहीं सकता। और इसके बाद मुस्कान के घर वालों ने मुस्कान और साहिल के बारे में पुलिस को सब बताया। और गवाही वगैरह के बाद पुलिस आकर उन लोगों के घर से वह नीला ड्रम हासिल करती है। और देखते ही देखते यह खबर पूरे देश में फैलने लगती है। यह भले ही एक कहानी क्यों ना हो, पर यह सच्ची घटना पर आधारित है। पता नहीं हमारी नजर के पीछे और कितने सारे ऐसे जुर्म रोज हो रहे हैं, और कितने सारे बेगुनाह सौरभों को बिना वजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसीलिए कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कुछ करना नहीं चाहिए। अगर वह फैसला अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर वह फैसला गलत मोड़ ले लिया तो यह पूरे समाज को एक नई खौफ की ओर धकेल देता है।